गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप बिरवाल, प्रवक्ता वाणिज्य, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत नियुक्तिकरण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी नियुक्तिकरण टॉपिक के अंदर एक छोटा टॉपिक हो रहेगा मानव संसाधन प्रबंध, उसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं नियुक्तिकरण। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बड़ी आसानी से बच्चों आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। शुरू करते हैं। इन्फोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति जी ने जो बात कही वो इस पूरे के पूरे पाठ के महत्व को जो है ना वो बदल देती है। क्या कहा उन्होंने? हमारी संपत्तियां प्रत्येक सायकाल दरवाजे से बाहर चली जाती हैं, हमें निश्चित करना होगा कि अगली सुबह वे वापस आ जाएं। यहां नारायण मूर्ति जी ने संपत्तियां अपने स्टाफ को कहा। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा जो स्टाफ है, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जो वर्कर हैं, वो हर रोज शाम को जब छुट्टी होती है सायकाल हमारे ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। हमें क्या निश्चित कर लेना है कि वो वापस भी आए अगले सुबह। सिर्फ आज के काम तक सीमित नहीं रखा उन्होंने स्टाफ की इतनी ज़रूरत दिखाई है कि अगली सुबह भी वही वर्कर्स वापस आने चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये सारा का सारा इस पाठ के अंदर हम सीख लेंगे और समझ लेंगे अच्छे प्रयास से। और उसके बाद में इन लाइनों का इतना ज़बरदस्त महत्व आप लोगों को लगेगा कि आप कहेंगे कि वाकई में ही नारायण मूर्ति जी ने स्टाफ की असली वैल्यू को समझा है। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखने वाले हैं नियुक्तिकरण का अर्थ एवं परिभाषा, नियुक्तिकरण की विशेषताएं तथा उसकी आवश्यकता, नियुक्तिकरण का महत्व, मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा, मानव संसाधन प्रबंध का विकास और नियुक्तिकरण प्रक्रिया और साथ ही नियुक्तिकरण के तत्व। तो ये हम टॉपिक आज कवर करेंगे इस 6.1 चैप्टर के अंदर 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं। नियुक्तिकरण का अर्थ हमेशा की तरह परिभाषा के साथ में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मिस्टर हेमंत क्या कह रहे हैं? नियुक्तिकरण कार्य प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण और क्षतिपूर्ति से संबंध रखता है। सारी चीज़ें आ गई। देखिए, भर्ती करना है, फिर उनका सिलेक्शन करना है, चयन करना है, फिर उनके डेवलपमेंट के बारे में काम करना है, फिर उनको ट्रेंड करना है, फिर उनकी किसी भी प्रकार की छोटी मोटी ज़रूरत, टूट फूट, बीमारी, इस प्रकार की सारी चीज़ें, क्षतिपूर्ति, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर नियुक्तिकरण कार्य को पूर्ण बनाती हैं। फिर वेहरिच और कुंटज क्या कह रहे हैं? प्रबंधकीय कार्य नियुक्तिकरण के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचे में विभिन्न पदों को भरना और उन्हें भरे रहने देना सम्मिलित है। मतलब सिर्फ भरने तक सीमित नहीं रखा, वो भरे भी रहने चाहिए। यूं नहीं है कि 2 दिन के बाद में वो वर्कर वापस चले जाएं, ये भी हमें सुनिश्चित कर लेना है। तो क्या मतलब हुआ इन दोनों डेफिनेशन का? प्रबंध के प्रथम कार्य में नियोजन कर लेने और द्वितीय कार्य में संगठनात्मक ढांचा तैयार कर लेने के बाद में, ये दोनों चीजें हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में। अब आवश्यकता है नियुक्ति कर लें। प्लानिंग कर ली, एक ढांचा तैयार कर लिया, अब उस ढांचे के ऊपर उस प्लानिंग को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए हमें स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, नियुक्तियों की जरूरत पड़ेगी। संगठन कार्य के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न पद स्थापित किए जाते हैं, जबकि नियुक्तियों द्वारा उन पदों में जान डाली जाती है। यानी कि अब हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी जो काम करेंगे हमारा। अर्थात संगठन में स्थापित सभी पद अर्थहीन हैं जब तक कि उनको योग्य व्यक्तियों से ना भरा जाए। प्रबंध का यह कार्य अन्य सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि नियोजन और संगठन में कोई गलती रह जाए तो इतनी हानि नहीं होती, जबकि यदि हम नियुक्तियां गलत कर लें, यानी कि जिस पद पर जिस योग्यता का व्यक्ति होना चाहिए उस चीज को हम ध्यान में नहीं रख पाए, तो फिर यह एक छोटी सी एक गलती एक बहुत भारी गलती के रूप में परिवर्तित हो सकती है और संस्था के पूरे वातावरण को खराब कर सकती है। तो ये महत्व है नियुक्तिकरण का। नियुक्तिकरण का अर्थ क्या हुआ? संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर
पदों के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर देना नियुक्ति कहलाता है। या फिर हम कहें पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं नियुक्तिकरण कहलाती हैं। तो परिभाषाओं से भी स्पष्ट हो गया, नियुक्तिकरण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसके अंतर्गत संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है और सबसे जरूरी बात है उन पदों पर लंबे समय तक बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। तो ये हमारा एक नियुक्तिकरण का अर्थ हो जाता है कि सिर्फ भर्ती कर देने से ही, नियुक्तिकरण कर देने से, नियुक्ति कर देने से किसी भी पद पर किसी व्यक्ति को रख लेने तक ही सीमित नहीं है, वह व्यक्ति उस पद पर लगातार बने रहना भी नियुक्तिकरण का ही हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियुक्तिकरण की विशेषताएं, उसमें पहला पॉइंट है मनुष्य से संबंध, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। कर्मचारी नियुक्ति कार्य की प्रथम विशेषता इसका मनुष्य से संबंध होना है। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? नियोजन एवं संगठन की भांति यह कोई कागजी कार्रवाई या कागजी कार्य, पेपर वर्क नहीं है, बल्कि योग्य व्यक्तियों को संगठन में विभिन्न पदों पर लगाना है। इस कार्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं का संबंध मनुष्य के साथ होता है, चाहे वह भर्ती हो, चयन हो, प्रशिक्षण हो, पदोन्नति हो इत्यादि कोई भी हो। मतलब सिर्फ कागज के ऊपर जो है वो हमें होमवर्क नहीं कर लेना है, कागज के ऊपर ही इसकी प्लानिंग नहीं कर लेते हैं हम इसको प्रैक्टिकली धरातल स्तर पर जो है वो इसको करते हैं। दूसरी विशेषता, एक पृथक प्रबंधकीय कार्य, ए सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। कर्मचारी नियुक्ति कार्य की दूसरी विशेषता इसका पृथक प्रबंधकीय कार्य होना है। पृथक प्रबंधकीय कार्य होने से क्या मतलब है हमारा यहाँ पर कि यह किसी मुख्य कार्य का अंग ना होकर एक प्रमुख कार्य के रूप में होता है। ठीक है, तो ये एक प्रबंध का प्रमुख कार्य है। तीसरी विशेषता, सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक होता है। ये कर्मचारी नियुक्ति कार्य की आवश्यकता सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक होती है, चाहे वो उच्च स्तर का हो, चाहे निम्न स्तर का हो, चाहे मध्य स्तर का हो, चाहे वो फिर जो है वो मतलब किसी भी लेवल का हो तो फिर वहाँ पर होती है। इसके लिए अलग से विवर्गीय विभाग, पर्सनल डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है ताकि अन्य किसी भी प्रकार का प्रबंध का स्तर या प्रबंध का कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो इस कार्य से जो है वो मुक्ति मिल जाए उसको और ये अलग से एक कार्य करने लग जाता है विभाग। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य केवल प्रबंधकों को उनके कर्मचारी नियुक्ति कार्य को संपन्न करवाने में सहयोग देने से होता है, जबकि कर्मचारी नियुक्ति का अंतिम उत्तरदायित्व सभी संबंधित प्रबंधकों का ही रहता है। तो ये जो है वो फॉर्म मांग लेते हैं, नियुक्तिकरण कर लेते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन जो है वो संबंधित प्रबंधकों का ही रहता है। फिर उसके अलावा एक विशेषता, सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध, रिलेटेड टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा नाम से पता चल रहा है कर्मचारियों की नियुक्ति का संबंध मनुष्य से होता है, हमने पहले पॉइंट में पढ़ा, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, यानी कि समाज का एक हिस्सा होता है। सामाजिक प्राणी होने से संबंधित होने के कारण इस कार्य का सामाजिक उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि समाज का हिस्सा हो जाता है वो। सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए प्रबंधकों को चाहिए कि इसके अंतर्गत भर्ती, चयन, पदोन्नति आदि जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी निष्पक्ष पक्ष से की जाएं। तो सामाजिकता का उत्तरदायित्व भी नियुक्तिकरण की एक विशेषता है। फिर उसके बाद में हमारा आखिरी विशेषता है आंतरिक एवं बाह्य वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कर्मचारी नियुक्ति कार्य निष्पादन पर संस्था के आंतरिक और बाह्य दोनों वातावरण का प्रभाव पड़ता है। संस्था के आंतरिक वातावरण में संस्था के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न नीतियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि प्रमोशन पॉलिसी, जिसको पदोन्नति नीति कहेंगे हम, पदोन्नति नीति, डिमोशन पॉलिसी और स्थानांतरण नीति, ट्रांसफर पॉलिसी आदि। ये तीनों ही प्रकार की जो हमने पॉलिसी की बात की है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट से इफेक्ट पड़ता है इनके ऊपर। यदि संस्था की यह नीति है कि खाली पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाए तो उच्च पदों पर पहुंचने का अवसर संस्था में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को प्राप्त होगा और बाहरी व्यक्तियों को केवल निम्न स्तरीय पदों पर ही नियुक्त किया जाएगा। मतलब अगर हमें टॉप
पोस्ट पर धीरे धीरे पहुंचना है तो हम अपने काम को खूब अच्छे से करेंगे, निम्न स्तर से ही सारी भर्तियां होंगी और अंदर ही अंदर जो है वो जो अच्छा कार्य करता जाएगा, फिर अंदर ही अंदर मतलब जो पर फैक्ट्री या कंपनी के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है उसकी भी कह रहा हूँ मैं, तो जो अच्छा काम करता जाएगा वो पदोन्नति मिलती जाएगी, वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार आंतरिक नीतियां जो है वो नियुक्ति का कार्यभार के ऊपर प्रभाव छोड़ती हैं। संस्था को बाहर से प्रभावित करने वाले वातावरणों में क्या सबसे प्रमुख है? सरकारी नीतियां और शैक्षणिक वातावरण। यह जो है वो दोनों ही जो है वो बाहरी रूप से जो है वो नियुक्तिकरण को प्रभावित करती हैं। सरकार की यह नीति हो सकती है कि किसी विशेष संस्था के कर्मचारियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही रोजगार दिया जाए। मतलब क्या हुआ कि कंपनी या फैक्ट्री डायरेक्ट जो है वो किसी भी प्रकार की जो है वो नियुक्तिकरण का कार्य नहीं कर सकती। सभी के सभी एम्प्लॉयज, सभी के सभी कर्मचारी, वर्कर जो है वो रोजगार कार्यालय जो हर डिस्ट्रिक्ट पर होता है गवर्नमेंट का, उसके थ्रू ही लिए जाएंगे। शैक्षणिक संस्थाएं विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाकर संस्था के कर्मचारियों के विकास में सहयोग दे सकती हैं। इसी प्रकार बाह्य वातावरण भी जो है वो नियुक्तिकरण पर प्रभाव वो क्या कर रहे हैं, अब जैसे पॉलिटेक्निक हो गई, ITI हो गई, ये क्या करते हैं, ये कंपनी के कर्मचारियों के लिए जो हैं वो प्रशिक्षण से रिलेटेड जो है वो समय समय पर कार्य करती रहती हैं और फिर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो कैंपस इंटरव्यू करवाकर जो है वो उस कंपनी के लिए योग्य उम्मीदवारों को भी चयन करने में सहायता करती है। तो ये नियुक्तिकरण की विशेषताएं हैं। अगले पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं। नियुक्तिकरण की आवश्यकता, नीड ऑफ स्टाफिंग। पिछले कुछ वर्ष जो निकल गए हैं, पूर्व नियुक्तिकरण का कार्य को प्रबंध प्रक्रिया में विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। पहले की वर्षों की बात कर रहे हैं, कुछ साल पहले। यही कारण था कि कुछ प्रबंध विशेषज्ञ इसे संगठन कार्य का तो कुछ इसे निर्देशन कार्य का हिस्सा मान लेते थे। लेकिन आज अनेक शोधकर्ताओं ने, शोधकर्ता का मतलब जो नई नई चीजें खोजने के प्रयास में हमेशा ही कार्य करते रहते हैं, उन्होंने यह प्रूव कर दिया, यह सिद्ध कर दिया कि एक संगठन की सफलता काफी हद तक मानव शक्ति पर निर्भर करती है। यदि मानव शक्ति उच्च कोटि की होगी तो सफलता या असफलता निश्चित रूप से जो है वो मिलेगी हमें। यदि यही कारण है कि आज इसे प्रबंध का एक अलग और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना जाने लग गया है। मतलब अब ये शोधों के द्वारा, रिसर्च के द्वारा हो गया है कि अगर हमारे कर्मचारी उच्च कोटि के होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कार्य करते हैं, तो वहाँ पर सफलता के जो है वो रास्ते ज़्यादा आसानी से खुल जाते हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू इनको याद करने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रिक्त पदों को भरना, फिलिंग द रोल्स। संगठन ढांचा तैयार करना बिल्कुल आसान है, लेकिन उसको उपयुक्त कर्मचारियों से भरना एक बहुत ही कठिन कार्य है। प्राय प्रबंध संगठन ढांचे को तैयार करने पर तो पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, लेकिन पदों पर उपयुक्त लोगों से भरने पर उनकी कोई आवश्यकता को महत्व नहीं देते। इसका कारण कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जरूरी विशेष ज्ञान और अनुभव की कमी है। यह स्थिति नियुक्तिकरण की आवश्यकता पर जोर देती है, अर्थात कर्मचारी नियुक्तिकरण कार्य को प्रबंध से अलग कार्य का दर्जा दिया जाए ताकि इस पर पूर्ण ध्यान केंद्रित किया जा सके और सही व्यक्ति को सही स्थान पर लगाया जा सके, चुना जा सके। तो एक तो ये आवश्यकता हो गई। फिर दूसरा पॉइंट हमारा मानवीयता को महत्व। मानव शक्ति एक संगठन की महत्वपूर्ण संपत्ति है। इसके चयन का परमाप, क्राइटेरिया, अन्य संपत्तियों जैसे कि माल या मशीन से अलग होता है। मानव शक्ति का चयन करते समय मानवीय तत्वों जैसे शिक्षा, अनुभव, सत्यनिष्ठा, मनोवृत्ति, स्वास्थ्य, आयु, लिंग यानी कि जेंडर इत्यादि पर ध्यान रखा जाता है। प्राय यह देखा जाता है कि किस जॉब के लिए किस व्यक्ति में विभिन्न मानवीय तत्वों की कितनी मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। अतः मानव संपत्ति की व्यवस्था करते समय यानी कि वर्कर्स को भर्ती करते समय मानवीय तत्वों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है और ऐसा नियुक्तिकरण द्वारा ही संभव हो पाता है। या फिर कहें तो हम, यदि नियुक्तिकरण को किसी अन्य प्रबंधकीय कार्य के साथ मिला दिया जाए तो मानवीय तत्वों पर वांछित रूप से ध्यान केंद्रित करना असंभव हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि नियुक्तिकरण क्यों आवश्यकता है, ताकि मानवीयता इत्यादि जो पॉइंट हैं उनके ऊपर भी अच्छे से महत्व दिया जा सके। तीसरा पॉइंट हमारा ज्ञान की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज। जब मानव शक्ति के संबंध में
विशेष शोध कार्य जो है वो नहीं हुए थे, पहले समय की बात कर रहा है, तब इसे प्रबंध का अलग कार्य न मानकर ऐसा लगता था कि ये ठीक है, अलग कार्य न माना जाता था। जब मानव शक्ति पर अनेकानेक शोध कार्य करते चले गए हम, इसके विभिन्न पहलुओं जैसे कि भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, कार्य मूल्यांकन इत्यादि पर नई नई टेक्निक्स जो है वो डेवलप हुई, या फिर कहें तो आज मानव शक्ति पर पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध है, यानी कि खूब ज़्यादा रिसर्च वर्क किए जा चुके हैं, खूब ज़्यादा खोजें हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में प्रबंध का अलग कार्य माना जाना इसको जरूरी हो गया। ऐसा करने पर ही इसकी आधुनिक विधियों का लाभ उठाया जा सकता है। फिर हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है विशिष्टीकरण। कुछ समय पूर्व सभी प्रबंधक अपने विभागों में आवश्यक लोगों की नियुक्ति, प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था स्वयं ही कर लेते थे, लेकिन आज विशिष्टीकरण का युग है। स्पेशलाइजेशन, किसी कार्य में बहुत अच्छे ढंग से जो है वो सीख लेना, उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर लेना, विशिष्टीकरण की श्रेणी में आता है। इस कार्य के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, इसकी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। यही कारण है कि नियुक्तिकरण को प्रबंध का एक अलग कार्य माना जाना जो है वो बहुत ही जरूरी हो गया है। तो ये नियुक्तिकरण की आवश्यकता थी। इसी बात से, इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होकर बड़े बड़े संगठन अलग से ही पर्सनल डिपार्टमेंट के रूप में बनाने लग गए, और यह विभाग अन्य विभागों को कर्मचारी नियुक्ति का कार्य करने में पूरा सहयोग देता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे नियुक्तिकरण की आवश्यकता महसूस होती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, नियुक्तिकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। पहला पॉइंट, योग्य कर्मचारियों के खोजने और प्राप्त करने में सहायक। नियुक्तिकरण के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती व चयन की नवीनतम विधियों का प्रयोग किया जाता है। उससे क्या होता है, विभिन्न पदों के लिए योग्य कर्मचारियों की खोज एवं प्राप्तियां संभव हो जाती हैं। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारियों की खोज के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं और चयन प्रक्रिया के द्वारा उन्हें प्राप्त कर लिया जाता है। तो एक तो ये नियुक्तिकरण का महत्व हो गया कि नई नई टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम योग्य कर्मचारियों की खोज कर लेते हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें, उच्च निष्पादन में सहायक। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, कैसा कार्य हम करके दिखाते हैं। नियुक्तिकरण के माध्यम से सही व्यक्तियों पर सही कार्य दिया जा सकता है, अर्थात संगठन के पदों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन कर लिया जाता है जो उस पद के लिए काबिल हैं, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों की कुशलता और प्रभावपूर्णता में भी वृद्धि होने लग जाती है। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट है, आसान से हैं बिल्कुल। अगले आने वाले 2-3 चैप्टर इसी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। उपक्रम की निरंतर दीर्घायु और विकास में सहायक। प्रत्येक उपक्रम का एक सपना होता है कि वह लंबे समय तक जीवित रहे, मतलब हमारे व्यवसाय की, हमारे प्लांट की, हमारी कंपनी, हमारी फैक्ट्री की बात चल रही है, और निरंतर विकास करता रहे। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब इसके पास में उच्च कोटि की मानव संपत्ति होगी। नियुक्तिकरण द्वारा उपक्रम में उच्च कोटि के मानव संपत्ति की भर्ती की जा सकती है ताकि उपक्रम का सपना पूरा हो सके। इसके अंतर्गत प्रबंधकों के विकास के लिए भी प्लानिंग की जाती है। उन्हें भावी जटिलताओं का सामना करने के लिए, यानी कि फ्यूचर में किस किस प्रकार की समस्याएं आ सकती है, उसके काबिल बनाया जाता है। ऐसे प्रबंधक उपक्रम के विकास की योजनाएं बनाते हैं और दीर्घायु उसकी सुनिश्चित करते हैं। दीर्घायु का मतलब जो लंबे समय तक चले, ये नहीं है 2-4 साल में ही जो है हमारा जो है वो कंपनी या फैक्ट्री जो भी है वो बंद हो जाए। अगला पॉइंट हमारा, मानव संसाधन के अनुकूलतम प्रयोग में सहायक। नियुक्तिकरण के अंतर्गत मानव संसाधन से संबंधित सभी क्रियाएं व्यवस्थित ढंग से की जाती हैं। मानव संसाधन की बात भी आज हम करेंगे। इससे कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती जबकि कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हों, मतलब जितनी जरूरत है कर्मचारियों की उतने ही कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे, ना कम ना ज्यादा। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाता। अनुकूलतम का मतलब बिल्कुल बेस्ट। और श्रम लागतों में कमी आती है। जो एक बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस का फंडा है कि अगर आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है,
तो आपको अपनी लागतें कम करनी पड़ेंगी। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको बनाने में जो कॉस्ट लग रही है हमारी, उसको कम कर लेंगे तो हम मार्केट में भी स्टैंड कर पाएंगे और अपना प्रॉफिट भी बढ़ा पाएंगे। तो एक तो ये हो गया कि परफेक्ट स्टाफिंग करने से श्रम लागतों में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त नियुक्तिकरण के अंतर्गत कर्मचारियों को सही समय पर उपलब्ध करवाया जा सकता है ताकि कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो और रोका ना जा सके। अगला पॉइंट, कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि और मनोबल में वृद्धि में सहायक। नियुक्तिकरण के अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन करके यह पता लगाया जाता है कि वे किस प्रकार के वातावरण, किस प्रकार की पदोन्नति नीति में या फिर प्रशिक्षण पद्धति या फिर पारिश्रमिक पद्धति को पसंद करते हैं और उन्हें सभी वांछित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किया जाता है। लगातार विशेषकर यह ध्यान में रखा जाता है कि उन्हें पारिश्रमिक में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। ऐसी स्थिति में उन्हें पूर्ण कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है और उनका मनोबल बढ़ता है। और जो शुरू हमने चैप्टर किया था, वो जो लाइन हमने पढ़ी थी कि हमारी संपत्तियां जो है वो शाम को दरवाजे से बाहर निकल जाती हैं और हमें ये सुनिश्चित करना है, तो यहाँ पर ये सुनिश्चितता के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है। अच्छा, बार बार मानव संपत्ति शब्द आ रहा है, एक्चुअल में क्या है मानव संपत्ति? ह्यूमन एसेट, जो सभी के पॉइंट में आ गया अभी इस दौरान। एक व्यवसाय में भूमि, भवन, फर्नीचर इत्यादि संपत्तियां होती हैं, इन्हें स्थिति विवरण में हम दिखाते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर हम जो है वो बैलेंस शीट, जो हमारा चैप्टर हमने +1 में भी पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स, और हम +2 में भी पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी के अंदर, तो बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं ये सभी, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया या फिर बिल्डिंग इत्यादि, ये सारी चीज़ें, और इनसे लंबे समय तक आय अर्जित होती है। ठीक है, हमारी एसेट्स की डेफिनेशन भी यही होती है, जिससे फ्यूचर में हमें जो है वो बेनिफिट मिले, वो एसेट कहलाती है हमारी। इसके अतिरिक्त व्यवसाय में एक और महत्वपूर्ण संपत्ति होती है, इससे भी हमें लंबे समय तक आय अर्जित होती है, लेकिन हम इसको बैलेंस शीट में संपत्ति विवरण में नहीं दिखाते, जिसको हम मानव शक्ति कहते हैं। हमारे वर्कर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि आज मानव संसाधन एक संगठन की सफलता का आधार है। यह अन्य भौतिक साधनों में सबसे महत्वपूर्ण है, अतः नियुक्तिकरण का प्रबंध कार्य में विशेष स्थान है और इस पर ध्यान केंद्रित देना अति आवश्यक है। तो ये नियुक्तिकरण के कुछ महत्व के कुछ पॉइंट थे। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम, जो कि है मानव संसाधन प्रबंध। तो ये हमारा एक सब टॉपिक है आज का इसी चैप्टर के अंदर। तो हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। वेंडेल क्या कह रहे हैं? मानव संसाधन प्रबंध में मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, विकास, उपयोग, क्षतिपूर्ति और अभिप्रेरणा को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि उनकी भर्ती निकालनी है, फिर उनका सिलेक्शन करना है, फिर उनका डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, ट्रेनिंग इत्यादि। हम उनकी यूटिलिटी की बात करेंगे कि कौन सा वर्कर किस पोस्ट के ऊपर परफेक्ट है। हम उनकी क्षतिपूर्ति की बात करेंगे, कोई छोड़ के चला जाता है तो तुरंत उसकी भर्ती करनी है, या किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग होने पर वहाँ पर उसकी क्षतिपूर्ति। और अभिप्रेरणा मतलब हम उसको समय समय पर मोटिवेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो मानव प्रबंध कहलाती हैं। तो उत्पादन के सभी साधन जैसे कि मानव हो गया, माल हो गया, मशीन, धन इत्यादि को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय साधनों में मानव को सम्मिलित किया जाता है, जबकि माल, मशीन या धन उत्पादन को हम निष्क्रिय साधन में शामिल करते हैं। एक संस्था में निष्क्रिय साधन जैसे कि माल, मशीन, धन कितनी प्रचुर मात्रा में क्यों न हो, जब तक वो बेकार रहेगा, जब तक इनका उचित रूप से प्रयोग ना किया जाए, वो तो रखी रहेंगी मशीनें हो, तो इनका उचित प्रयोग उत्पादन में सक्रिय साधन अर्थात मानवों द्वारा ही किया जा सकता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे मानव संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं जो पूर्णतः कुशल हों, मतलब जो अपने कार्य को खूब अच्छे ढंग से कर सकें। कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाने का काम मानव संसाधन प्रबंध यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। इस काम को करने के लिए बड़ी संस्थाओं में मानव संसाधन विभाग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HRD स्थापित किया जाता है। यह विभाग मानव संसाधन प्रबंध की देखरेख में ही काम करता है। तो हमने वेंडेल की जो डेफिनेशन पढ़ी है उससे भी काफ़ी क्लियर हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी। मानव संसाधन प्रबंध का अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से होगा जो कर्मचारियों की भर्ती, चयन, विकास और उसके सर्वोत्तम उपयोग से संबंधित होगी। मानव संसाधन प्रत्येक कर्मचारी का व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिकतम योगदान
सुनिश्चित करता है। तो ये मानव संसाधन का अर्थ है। अब जानने का हम प्रयास करते हैं मानव संसाधन प्रबंध का विकास, इवोल्यूशन ऑफ HR, कैसे ये डेवलप हुआ। तो पॉइंट वाइज चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट उठाएंगे हम श्रम कल्याण चरण। प्रारंभ में व्यवसाय छोटे पैमाने पर था। उस समय श्रम संघों यानी कि ट्रेड यूनियंस की स्थापना का दौर चल रहा था। इसके प्रभाव से एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई जो मालिकों और श्रमिकों के मध्य संपर्क बनाकर रखे। यह काम करने के लिए श्रम कल्याण अधिकारी, लेबर वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति की जाने लगी। इसकी भूमिका कर्मचारियों को न्यूनतम कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करवाने तक ही सीमित थी कि कम से कम ये सुविधाएं जो है वो कर्मचारियों को, श्रमिकों को जरूर मिले। फिर दूसरा चरण आ गया हमारा सेवा वर्गीय प्रबंधक, पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। व्यवसाय का पैमाना बढ़ने पर कारखाना पद्धति, फैक्ट्री सिस्टम का जो है वो प्रभाव जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। एक छत के नीचे हजारों लोगों को रोजगार मिलने लगा, जिससे क्या हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई जिसका कार्य एक संगठन के कर्मचारी उपलब्ध करवाना हो। इस विचारधारा में पहले सेवर्गीय अधिकारी यानी कि पर्सनल ऑफिसर और बाद में पर्सनल मैनेजर की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इनकी भूमिका भर्ती, चयन और लोगों पर काम पर लगाने यानी कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट तक सीमित रखी गई। तो ये दूसरा चरण में ये चीज़ें होने लगी। फिर तीसरा जो एट प्रेजेंट अभी चल रहा है चरण, मानव संसाधन प्रबंधन चरण, HRM स्टेज। व्यवसाय का पैमाना बढ़ा और तेजी से तकनीकी विकास होने लगे। ऐसे वातावरण में कर्मचारी जो हमने भर्ती किया उनके प्रशिक्षण, उनके विकास की आवश्यकताएं भी महसूस होने लगी। मानव संसाधन को संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा और यह महसूस किया जाने लगा कि इसका विकास किया जा सकता है। इस विचारधारा से सेवर्गीय प्रबंधक का स्थान मानव संसाधन प्रबंधक ने ले लिया। इसका काम लोगों को प्रभावी प्रबंधक बनाना और प्रभाव रूप से प्रबंधक करवाना था, ताकि लंबे समय तक जो है वो हमारा संगठन बना रहे। तो ये इस प्रकार से जो है मानव संसाधन प्रबंध का जो है वो डेवलपमेंट हुआ। ये 3 चरणों में हमने इसको जो है वो इसके विस्तार को जो है वो हमने समझा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध के एक भाग के रूप में इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है हमारा कि इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए, इसके ऊपर लेख लिखिए। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र नियुक्तिकरण की अपेक्षा विस्तृत है। इसके अंतर्गत नियुक्तिकरण, अभिलेख्य करना, रिकॉर्ड बना के रखना, कर्मचारियों की नीतियां तैयार करना, कर्मचारी अनुसंधान करना, विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना इत्यादि सम्मिलित होता है। जबकि नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध का एक भाग है, ना कि पूर्ण मानव संसाधन प्रबंध। मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में हम किस प्रकार से जो है वो पॉइंट टू पॉइंट समझने का इसका प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है भर्ती। मानव संसाधन प्रबंध का पहला कार्य संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता का पता लगाना है, वह कर्मचारियों को प्राप्त करने की व्यवस्था करना है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए वह भर्ती, चयन, कार्य पर लगाना, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि अनेक कार्य करता है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करना। मानव संसाधन प्रबंध कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जिसके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, जैसे कि कार्य मूल्यांकन, इनके जॉब इवैल्यूएशन भी कैसा कार्य किया गया, निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, किस प्रकार की परफॉर्मेंस की गई है, तथा श्रमिक संघों से सौदेबाजी। तो ये भी जो है वो मानव संसाधन प्रबंधन कार्य करता है। फिर तीसरा हमारा आ जाता है क्षतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं का विकास। कर्मचारियों के संबंध में तैयार की गई नीतियों में सुधार के उद्देश्य से यह समय समय पर अनुसंधान कार्य करता रहता है। अनुसंधान कार्य का मतलब नई नई खोजें करता रहता है। अपने अनुसंधान के आधार पर
वह उच्च स्तरीय प्रबंध को मानव संसाधन प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीकों की समय समय पर जानकारी देता रहता है। फिर हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है इसी पॉइंट को हम जस्टिफाई करने की जो है वो चर्चा कर रहे हैं। नियुक्तिकरण मानव संसाधन के एक भाग के रूप में, मतलब मानव संसाधन का ही हिस्सा नियुक्तिकरण है। तो उसके लिए जस्टिफिकेशन के लिए ये पॉइंट्स है हमारे पास में। चौथा है शिकायतों का निवारण करना। मानव संसाधन प्रबंध को संस्था में स्वामियों और कर्मचारियों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना होता है। ऐसा करने के लिए वह दोनों पक्षों की अपेक्षाओं को एक दूसरे को बताता है। वह समय समय पर उत्पन्न हुए विवादों को भी खत्म करने का प्रयास करता है, मध्यस्थता का काम करता है। फिर अगला पॉइंट, सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना। मानव संसाधन प्रबंध का दायित्व कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा व कल्याण हेतु नियुक्तियां तैयार करना भी है। कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए नीतियां तैयार की जाती हैं, जैसे कि भर्ती की नीति, चयन की नीति, पदोन्नति की नीति, सेवानिवृत्ति की विधि यानी कि रिटायरमेंट की। ये नीतियां तैयार करते समय मानव संसाधन प्रबंध संस्था तथा कर्मचारी दोनों के हितों को ध्यान में रखता है। इतना ही नहीं बल्कि इन नीतियों का लगातार लागू रखने का भी और इनमें टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट का भी जो है वो सुनिश्चित करता रहता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, कानूनी दावपेचों में कंपनी की सुरक्षा करना। भारत में कर्मचारियों से संबंधित अनेक अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम इत्यादि। इन अधिनियमों के प्रावधानों से संस्था को सेफ रखना और संस्था में ये नियम बनाए रखना भी जो है वो मानव संसाधन प्रबंध का ही एक कार्य है। फिर कर्मचारी अभिलेख तैयार करना, पर्सनल रिकॉर्ड जो होते हैं कर्मचारियों के। मानव संसाधन प्रबंध संस्था में अनेक व्यक्ति जो है वो जो काम करते हैं उन सभी के भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, पारिश्रमिक इत्यादि के अभिलेखे भी रखता है, रिकॉर्ड बना के रखता है। इन अभिलेखों को भविष्य में जो है वो अगर जरूरत पड़े तो प्रयोग में लाया जाए, इसलिए रखता है। फिर हमारा अगला पॉइंट आखिरी, संगठन ढांचे में सुधार। मानव संसाधन प्रबंधक संस्था के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करके इसे अधिक प्रभावशाली बनाने में या बनाए रखने में लगातार सुझाव देता रहता है। तो अगर मान लो इस तरह से लेख लिखना आ जाए कि नियुक्ति जो है वो मानव संसाधन प्रबंधन का ही एक हिस्सा है, एक रूप है, तो हम इस तरह से पॉइंट में डिवाइड करके लिखें तो काफ़ी अच्छे नंबर हम ला सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा, नियुक्तिकरण रेखा एवं स्टाफ क्रिया के रूप में, स्टाफिंग एज ए लाइन एज वेल एज द स्टाफ एक्टिविटी। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाता है कई बारी। नियुक्तिकरण के महत्व को देखते हुए आज इसे प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य मानने के साथ साथ प्रबंध का एक कार्यात्मक क्षेत्र, फंक्शनल एरिया भी माना जाने लगा, मतलब ये एक जरूरी विभाग के रूप में कार्य करने लगा है। तो किस प्रकार से हम इसको जस्टिफाई कर पाएंगे, तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। नियुक्तिकरण रेखा एवं स्टाफ क्रिया के रूप में। तो पहले रेखा क्रिया के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। जब सेवी वर्गीय प्रबंधक नियुक्तिकरण को प्रबंध के कार्य के रूप में पूरा करता है, ठीक है, प्रबंध के कार्य के रूप में पूरा करता है, तो वह रेखा प्रबंधक की भूमिका में होता है। इस भूमिका में वह भर्ती, चयन, प्रशिक्षण आदि कार्यों को पूरा करता है। रेखा प्रबंधक की विशेषता होती है कि वह अपने कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, यानी कि उत्तरदायित्व इसके अंदर जो है वो पोस्ट के साथ में लग जाता है। फिर दूसरे पॉइंट के अंदर सेवी वर्गीय प्रबंधक स्टाफ प्रबंधक के रूप में, जब सेवी वर्गीय प्रबंधक नियुक्तिकरण को प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र के रूप में पूरा करता है तो स्टाफ प्रबंधक की भूमिका में होता है, ठीक है। उसमें नियुक्तिकरण को प्रबंध के कार्य के रूप में कर रहा है, इसमें कार्यात्मक क्षेत्र के रूप में पूरा कर रहा है। इस भूमिका में वह कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए अन्य विभागीय प्रबंधकों को परामर्श देता है। स्टाफ प्रबंधक की यह विशेषता होती है कि वह अपने द्वारा दिए गए परामर्शों के परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होता। उसमें रेखा प्रबंधक में तो उत्तरदायी होता है वो, क्योंकि सारा कार्य वो करता है। इसमें जो है वो कार्यात्मक क्षेत्र के रूप में पूरा करता है, परामर्श इत्यादि देता है, इस कारण से वो उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगले पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, नियुक्तिकरण प्रक्रिया, स्टाफिंग प्रोसेस। तो प्रश्न जो है वो एग्जामिनर इस प्रकार से सेट कर सकता है, नियुक्तिकरण क्या है और इसकी प्रक्रिया को समझाइए। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नियुक्तिकरण कार्य का क्षेत्र अथवा इसमें सम्मिलित विभिन्न कार्य अथवा इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित विभिन्न चरणों को हम, जो अब नीचे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्टेप टू स्टेप चलेंगे, 10 स्टेप है। उसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारा कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करना, मतलब हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। नियुक्तिकरण के प्रथम चरण पर कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण कर लिया जाता है। यहाँ यह सुनिश्चित किया जाता है कि संगठन में ठीक समय व स्थान पर पर्याप्त मात्रा में योग्य कर्मचारी उपलब्ध हों। आवश्यक व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करते समय आंतरिक पदोन्नति, अवकाश ग्रहण, नौकरी छोड़ने एवं पद मुक्ति आदि संभावना को भी ध्यान में रखा जाता है। इस चरण पर यह भी सुनिश्चित कर लिया जाता है कि चयन किए गए कर्मचारियों में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि कर्मचारियों की आवश्यकता का हम निर्धारण कर लें। फिर अब दूसरा स्टेप आ जाता है हमारा भर्ती। एक बार मानव शक्ति की आवश्यकता का निर्धारण हो जाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि मुझे कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है या आगे फ्यूचर में पड़ सकती है, तब तक तो मैं भर्ती निकाल नहीं सकता। मान लो मुझे फ्यूचर में जो है वो कर्मचारियों की जो है वो 20 की आवश्यकता पड़ेगी और मैं भर्ती निकाल दूँ 5 की, तो फिर जो है वो हमारा जो है वो कंपनी या फैक्ट्री का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, बीच में रुक जाएगा। तो दूसरा स्टेप भर्ती। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज कर लेते हैं हम तथा उन्हें संस्था में प्रार्थना पत्र भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। या फिर कहें तो भर्ती का अभिप्राय विभिन्न पदों को भरने के लिए कर्मचारियों को उपलब्ध कराना है। कर्मचारियों की भर्ती के मुख्य 2 स्रोत हो सकते हैं, एक तो हो सकता है इंटरनल सोर्स और दूसरा हो सकता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक स्रोत के रूप में संस्था में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को ही अन्य पदों के लिए चुन लिया जाता है, जबकि मुख्य बाह्य स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? पुराने कर्मचारियों को फिर से बुलाना, वर्तमान कर्मचारियों के मित्र या रिश्तेदारों को बुला लेना, रोजगार कार्यालय के जो है वो संपर्क कर लेना, रिक्त पदों के विज्ञापन देकर, शैक्षणिक संस्थाओं से संपर्क करके, कारखानों के दरवाजे पर भर्ती चिपकाकर या फिर श्रम संघों से संपर्क करके भी हम कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं, या फिर श्रम ठेकेदारों के माध्यम से भी हम जो है वो कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं। तीसरा हमारा स्टेप आ जाता है चयन, सिलेक्शन। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक प्रार्थियों जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिए थे उनमें से योग्य प्रार्थियों को कार्य के लिए चुन लिया जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से यह ध्यान में रखना जरूरी है कि प्रार्थी की कुशलता और कार्य की प्रकृति में समानता हो, मतलब क्या वो कर सकता है और हमें किस प्रकार का कार्य उससे करवाना है, ये एक जैसे होने चाहिए। यह समानता जितनी अधिक होगी परिणाम उतने ही सुदृढ़ होंगे, उतने ही अच्छे होंगे। दूसरी ओर समानता में कमी आने पर संस्था में प्रशिक्षण संबंधी लागतें बढ़ जाएंगी तथा साधनों का अपव्यय भी होने लगेगा। मतलब योग्यता उस व्यक्ति में दूसरा कार्य करने की और हमने दूसरे कार्य के लिए उसको भर्ती कर लिया, फिर उसको कार्य सिखाना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट बढ़ रही है, या फिर वो कार्य अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएगा। अतः किसी विशेष कार्य के लिए जिस प्रकार के गुणों की व्यक्तियों की आवश्यकता होती है वहां पर वैसे ही गुणों के व्यक्तियों को लगाना चाहिए। ऐसा करने पर संस्था में लागतों की कमी होगी तथा उत्पादन अधिक और अच्छी किस्म का होगा। चयन की एक लंबी प्रक्रिया होती है और इस चयन के अंदर क्या क्या स्टेप आ जाते हैं हमारे। आवेदन पत्र जो हमने पिछले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में भर्ती में मंगवाए थे, उनकी जांच कर लेंगे हम। प्राथमिक एक साक्षात्कार ले लेंगे, रिक्त आवेदन पत्र जो है वो भरवा लेंगे एक्स्ट्रा, रोजगार प्रशिक्षण कर लेंगे हम, अंतिम साक्षात्कार ले लेंगे उसके बाद में, फिर संदर्भ परीक्षण ले लेंगे, चेकिंग रेफरेंसेस कर लेंगे उनका, और शारीरिक प्रशिक्षण उनका कर लेंगे और कार्य पर प्रशिक्षण कर लेंगे। तो ये चयन के अंदर ये जो है वो 8 हमारे स्टेप आ जाते हैं। इन स्टेप के थ्रू हम चलते चले जाते हैं और फिर उसके बाद फाइनलाइज करते हैं। चलिए अब हमने चयन कर लिया है, अब कार्य पर लगाते हैं हम। चलो, कर्मचारी का चयन कर लेने पर उसे नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। ये 8 स्टेप जो मैंने अब आपको बताए हैं, आवेदन पत्र की जांच, प्राथमिक साक्षात्कार कर लेते हैं, रिक्त आवेदन पत्र भरवा लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा भरवाने के लिए कागज वगैरह, रोजगार परीक्षण कर लेते हैं उसका,
अंतिम साक्षात्कार ले लेते हैं, फिर उसके बाद में संदर्भ परीक्षण कर लेते हैं, रेफरेंसेस वगैरह उसके चेक कर लेते हैं किसके थ्रू वो आया है, शारीरिक परीक्षण कर लेते हैं, फिजिकली मेंटली फिट तो है या नहीं है, और कार्य पर परीक्षण कर लेते हैं कि किस प्रकार से वो कार्य कर सकता है। तो ये सारे करके फिर हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात कर्मचारी संबंधित विभाग के अधिकारी को इस आशय की रिपोर्ट दे देता है कि वह उस संस्था में कार्य करने के लिए तैयार है। ऐसा करने पर वह संस्था का कर्मचारी माना जाने लगता है और हो भी जाता है। जब विभागीय अधिकारी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उसे ऐसे कार्य पर लगाए जहां पर वह अपनी पूर्ण कुशलता का उचित उपयोग कर सके। वैसे तो पहले से यह निर्धारित होता है कि उसे किस काम के लिए चुना गया है, लेकिन फिर भी विभागीय अधिकारी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसे कोई गलत कार्य ना सौंप दिया जाए जिसको करने के लिए वो कैपेबल नहीं है, और संस्था के अन्य कर्मचारियों एवं नीतियों का उससे परिचित करवा देना चाहिए। इस प्रकार कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया का ये चौथा चरण हमारा पूरे हो जाता है। पांचवें चरण पर चलते हैं, कार्य पर बनाए रखना। क्योंकि कर्मचारी का चयन करना अपने आप में एक बहुत लंबी और महंगी प्रक्रिया है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जिस कर्मचारी को संस्था में नियुक्त किया जाए उसे लंबे समय तक कार्य पर रखा जाए। यानी कि ऐसे प्रयास किए जाएं कि जिनसे कर्मचारी संस्था को शीघ्र छोड़कर ना जाए, इस प्रकार के कार्य ना हो। कर्मचारी को लंबे समय तक संस्था में बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि उचित पारिश्रमिक का भुगतान करना, कर्मचारी को अपने काम के बदले में उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ चिकित्सा बीमा इत्यादि की सहायता, भुगतान सहित छुट्टियां, पेड लीव जिनको हम बोलते हैं, लाभ में भागीदारी उनको दे सकते हैं हम, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं, उनके पदोन्नति आदि के अवसर जो है वो उनके लिए ओपन रहें। फिर उनके साथ में अच्छे संबंध स्थापित रखने चाहिए, श्रम संबंध। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ उनकी सुरक्षा का भी हमें ध्यान में रखना है। तो अगर ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे तो वो हमारी संस्था में लंबे समय तक बना रहेगा। छठे स्टेप पर चलते हैं, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया का अगला चरण कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि उनकी कुशलता में वृद्धि की जा सके। प्रशिक्षण का लाभ कर्मचारी व संस्था दोनों को प्राप्त होता है। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होती है, इससे उनका भविष्य उज्जवल बनता है, वो अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। प्रशिक्षण कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके कारण वे अधिक कुशल हो जाते हैं और संतुष्ट रहते हैं। संस्था को उत्पादन लागत में कमी आती है, मशीनों और उपकरणों का उचित रखरखाव कर पाते हैं, वो दुर्घटनाओं में कमी आ जाती हैं, और क्वालिटी में भी सुधार इत्यादि प्रशिक्षण के माध्यम से ये कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। अतः कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया के इस अंग का एक विशेष महत्व है। सातवां हमारा जो स्टेप है, प्रगति मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। संस्था में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए केवल कर्मचारियों का चयन या उन्हें प्रशिक्षित कर देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनकी वास्तविक कार्य प्रगति का मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है। इस चरण में यह देखा जाता है कि कौन कर्मचारी कितना योग्य है। उसकी योग्यता की जांच करने के लिए उसके सौंपे गए कार्य और वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना कर ली जाती है। यदि परिणाम प्रतिकूल प्राप्त हों तो कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण देकर परिणामों को अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है, और यदि प्रशिक्षण के द्वारा भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना न हो तो कर्मचारी की बदली किसी अन्य कार्य पर कर दी जाती है। तो अब उसके बाद आठवां स्टेप आ जाता है हमारा पदोन्नति, प्रमोशन। पदोन्नति वह कार्य है जिसके द्वारा एक कर्मचारी को अच्छा वेतन, अच्छा स्तर, अच्छे अवसर, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छा कार्य वातावरण, अधिक उत्तरदायित्व, अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पदोन्नति का आधार सामान्यतः कर्मचारी का संगठन के प्रति लगाव, अनुशासन और कार्यकुशलता इत्यादि होता है। अतः कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया में पदोन्नति के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर संस्था में उच्च पदों पर भी नियुक्त किया जाता है। तो ये हमारा आठवां पॉइंट था। नौवें स्टेप पर चलते हैं हम, स्थानांतरण, ट्रांसफर। कर्मचारी नियुक्ति के अंतर्गत ही कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार एक विभाग से दूसरे विभाग या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके उनकी कार्यकुशलता का अधिकतम उपयोग करना संभव बनाया जाता है। और हमारा नियुक्तिकरण प्रक्रिया का 10वां और आखिरी स्टेप है कार्य से अलग करना। कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया के अंतिम चरण में कर्मचारियों को उनके कार्य से अलग करना आता है।
कर्मचारियों को कार्य से अलग करने के मुख्य निम्नलिखित विधियां हो सकती हैं। एक तो हो गया सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट। एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने पर कर्मचारी को कार्य से अलग करना सेवानिवृत्ति कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित आयु, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 58 साल है, हो सकता है फैक्ट्री में 60 साल कर रखी हो या फिर 58 साल कर रखी, तो वो ये जाने के बाद में हम उनको रिटायर कर देते हैं। फिर दूसरा टर्मिनेशन, सेवा समाप्ति। कार्य असंतोषजनक होने पर और समय समय पर चेतावनी देने पर भी सुधार की संभावना ना दिखने पर जो है वो हम कर्मचारियों की सेवा को समाप्त कर सकते हैं। और हमारा कार्य से अलग करने का तीसरा हमारी विधि हो सकती है छटनी। इसके अंतर्गत किसी कर्मचारी को कार्य से अधिक आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्थायी तौर पर भी हटाया जा सकता है। ठीक है, मान लो कंपनी के ऊपर आर्थिक संकट आ जाए तो फिर छटनी कर सकती है, मतलब 100 एम्प्लाई काम कर रहे हैं और हम सैलरी जो है वो 80 एम्प्लाई की निकाल सकते हैं, कर्मचारियों के निकाल सकते हैं 80 ही, तो फिर 20 हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो फिर आर्थिक कठिनाइयों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उनको जो है वो कर्मचारियों को हटा देते हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिकीकरण भी छटनी का कारण हो सकता है। जिस प्रकार से डे टू डे टेक्नोलॉजीज जो है वो बढ़ रही हैं, इस प्रकार कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया में कर्मचारियों की आवश्यकता के निर्धारण से लेकर उन्हें कार्य से अलग करने तक के चरणों से गुजरता है। तो हमने कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस की थी, वहाँ से हमारा कार्य शुरू हो गया था और कर्मचारियों को उस कार्य से अलग करने तक हमारे जो है वो ये पूरे के पूरे 10 पॉइंट जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चलते हैं, हमारा आज का टॉपिक का आखिरी कंसेप्ट है नियुक्तिकरण के तत्व, कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। इसके बाद हमारा ये 6.1 जो चैप्टर है नियुक्तिकरण, ये समाप्त हो जाता है। नियुक्तिकरण की आधुनिक अवधारणा के अनुसार हमने जो है वो नियुक्तिकरण के 3 तत्व शामिल किए हैं। सबसे पहला भर्ती का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज की जाती है एवं उन्हें संगठन में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रक्रिया में यह प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक आवेदन पत्र आएं, इसीलिए इसे सकारात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है, पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन पत्र आएंगे तो फिर हमें भी अच्छे से अच्छे कर्मचारी जो बहुत बढ़िया योग्यता रखते हैं उसके लिए हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाएंगी और अच्छे एम्प्लॉय हम भर्ती कर पाएंगे। हमारा दूसरा है चयन का अभिप्राय आवेदकों की बड़ी संख्या में से विभिन्न प्रशिक्षणों द्वारा योग्य आवेदकों की पूर्व निर्धारित संख्या में चुने जाने से है। इसकी प्रकृति नकारात्मक होती है क्योंकि इसमें आवेदन पत्रों को कम करने का प्रयास किया जाता है। जहां एप्लीकेशन मंगवाई जाती हैं वो हमारी होती है सकारात्मक प्रक्रिया, पॉजिटिव प्रोसेस। इसमें अब स्क्रूटनी कर रहे हैं हम कि मान लो मेरे पास में 100 एप्लीकेशन आई हैं और मुझे 20 ही चाहिए, तो फिर मैं उनको कम करता चला जाता हूँ। मान लो 50 कर दिए क्योंकि इंटरव्यू में मुझे और ज़्यादा अधिक चाहिएंगे, 20 की 20 नहीं करता, तो इसे नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। और तीसरा हमारा आ जाता है नियुक्तिकरण के तत्व का आखिरी तत्व ट्रेनिंग, प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों में किसी विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करवाने हेतु उसके ज्ञान और कुशलता में, निपुणता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। तो ये हमारा तीसरा तत्व हो गया प्रशिक्षण। तो बच्चों ये था हमारा 6.1 नियुक्तिकरण पाठ। आप सबने ध्यान से सुना होगा, आप सभी इस पाठ को जो है वो याद करें।